नीतीश कुमार, तो क्या डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी फिर से एक बार बनाए जाएंगे? क्या विजय सिन्हा पर एक बार फिर से भरोसा? देखिए, अभी अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हो सकता है। खासतौर से जो महिला वोटरों की भूमिका काफ़ी बड़े स्तर पर नज़र आ रही है, साफ तौर पर उसको देखते हुए संभव है कि किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है डिप्टी सीएम की। तो अभी हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की जो खबरें कुछ सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि इस बार जो बहुमत जिस तरह से मिला है और जिस तरह से महिलाओं का बड़े पैमाने पर साथ मिला है, उसको देखकर ये फैसला हो सकता है कि किसी महिला को इसमें जगह दी जा सकती है। और चूंकि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और फिर कैबिनेट की बैठक में उन तमाम औपचारिकताओं की शुरुआत होगी जो नई विधानसभा के गठन को लेकर जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उनके प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और फिर राज्यपाल को जाकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो है उस पर बातचीत होगी और उसको लेकर भी जो मोटे तौर पर जो अब तक फार्मूले पर सहमति बनी है, उसमें 6 विधायकों पर एक मंत्री पद की बात कही जा रही है। तो इस तरह से आप देखें तो बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी के करीब 15 या 16, जेडीयू के 14 और एलजेपी के 3 और इसके अलावा हम और आरएलएम के एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। 36 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं और इसको देखते हुए ही जो तमाम सीटें आई हैं घटक दलों की और बीजेपी जेडीयू की, इसको ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा किया जाएगा। जी नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। पटना से लेकर दिल्ली तक चूंकि हलचल तेज है, बिहार की नई सरकार बनाने में कोई मतभेद तो नहीं है और कोई विवाद भी नहीं है। पीएम मोदी खुद सारे फैसले की समीक्षा में जुटे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बिहार को लेकर पीएम आवास में एक अहम बैठक हुई। पीएम मोदी ने 3.5 घंटे तक बिहार को लेकर मंथन किया। बैठक में अमित शाह थे, जेपी नड्डा रहे और बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रधान ने सभी सहयोगी दलों से बात की और फिर वो पीएम आवास पहुंचे, जहां आलाकमान से मुलाकात हुई। पीएम आवास पर बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली और बैठक में कौन कौन था ये एक बार फिर से आपको बता दें। अमित शाह, जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद रहे। अब बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। अब से थोड़ी देर के बाद नीतीश की मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। मीटिंग में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नई सरकार के गठन तक तो वो सीएम बने रहेंगे। तो उधर तेजस्वी यादव भी अपने आवास पर बैठक करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ हार को लेकर मंथन करेंगे। नीतीश फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। उनके बेटे निशांत ने कहा है कि मेरे पिता पर जनता ने भरोसा जताया है, जीत प्रचंड मिली है, ऐसी जीत की तो उम्मीद भी नहीं थी। हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे। नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार भी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश को बिहार का हर वर्ग, हर तबका पसंद करता है, इसलिए जनता ने उन्हें फिर से जीत का तोहफा दिया है। उनके जैसा काम किए तो वैसे आज जनादेश मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला। हाँ, और महिलाओं ने सबका काम भी किए। महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत काम किया, ऐसा आज तक कोई नहीं किया। इधर दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। इस बीच एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने दिल्ली से उस शख्स को गिरफ्तार किया है जो इस साजिश में उमर का मददगार बना था। गिरफ्तार शख्स का नाम आमिर राशिद अली है। इसी शख्स के नाम पर वो I-20 कार रजिस्टर्ड थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए किया। आज आमिर राशिद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उसके रिमांड के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमर और आमिर एक साथ कई जगहों पर नजर भी आए हैं। आमिर राशिद अली ने ही उमर के साथ दिल्ली में कार धमाके की साजिश रची।
आमिर ने ही फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से वो i20 कार खरीदी थी जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने धमाके के लिए किया। इसने ही कार खरीद कर उमर को दी। एक पेट्रोल पंप पर पोल्यूशन का चेक करवाते वक्त उमर के साथ आमिर भी नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने यह पहली गिरफ्तारी की है। आतंकी उमर से जुड़े हुए कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। जांच एजेंसियां दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी कर रही है। पल पल डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के संबूरा गांव में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं ये आमिर रशीद का घर है जिसे एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि दिल्ली कार ब्लास्ट जो 10 नवंबर को हुआ था, परिवार का ये कहना है कि तब दोनों भाई घर में मौजूद थे, उमर और आमिर, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई थी। हालांकि 2 दिन के बाद जो उमर रशीद है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिहा कर दिया था क्वेश्चनिंग के बाद, लेकिन आमिर को रिलीज़ नहीं किया गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो आमिर के नाम पर खरीदी गई थी और दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसमें आमिर ने डॉक्टर उमर की पूरी मदद की थी। हालांकि जो आमिर के भाई है उमर, सैटरडे को दोबारा उन्हें एनआईए जो है अपने साथ लेके गई है और अभी भी वो एनआईए की कस्टडी में है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। परिवार के मुताबिक जो उनकी मैसेज है आमिर की, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आमिर जो है जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्हें रिलीज़ नहीं किया गया। वो कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि आमिर का नाम जो सामने आया है, पहले दिन से ही i20 कार के साथ उनकी तस्वीर देखी गई थी, उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं लिंक्स जो है आमिर के वो इस कार ब्लास्ट से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार वालों का ये भी कहना है कि अक्टूबर के महीने में आमिर ने कहा था कि वो पहलगाम जा रहे हैं।